हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत सारी वैकेंसी हमारे बीच जो है आ चुकी है, तो उस वैकेंसी को हम लोग नज़र रखते हुए हम लोग किसी भी चीज़ को अगर जो तैयारी करेंगे तो करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स की डेली प्रैक्टिस करेंगे और 10 करंट अफेयर्स डेली बनती है, 10, 5, 6 कभी ज़्यादा भी बन जाती है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि जो है हर एक एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर्स छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स को जो है अहम भूमिका स्टैटिक हो गई या फिर फाउंडेशन बैच में अगर जो बहुत सारी चीज़ आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि ये सब आसान है। लेकिन करंट अफेयर्स डेली चेंज होती है और चेंज होने के कारण ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी टफ हो जाती है। तो टफ चीज़ को हम लोग 20 मिनट डेली पढ़ेंगे और 20 मिनट में ही इसको हम लोग आसानी बना सकते हैं। तो आइए हमारे साथ जो है करंट अफेयर्स कि अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस भी चल रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे, तो उसका भी सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और जो है अभी जो हमारे डिस्कशन करंट अफेयर्स डेली चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप करंट अफेयर्स भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट पीएम परिणाम योजना मंजूरी दी है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम परिणाम योजना जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है कि यह योजना जो निकाली गई है पीएम परिणाम योजना, यह जो है किस कैटेगरी यानी किस क्षेत्र, किस चीज़ से संबंधित है जो जिससे यह पीएम परिणाम योजना निकाली गई है? तो यह रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। हम लोग जानते हैं प्रणाम कर रहा है, एक मतलब क्या हुआ कि माफ़ी मांग रही है। तो प्रणाम मतलब तो वही हुआ कि झुकना। तो रासायनिक उर्वरक के जो अभी मंत्री हैं फिलहाल, कौन है रासायनिक उर्वरक के मंत्री? रासायनिक उर्वरक की मंत्री कौन है अभी? रासायनिक उर्वरक के अभी मनसुख मंडाविया है। मंत्री कौन है एक अभी? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने हाल फिलहाल में कहे हैं कि पीएम परिणाम योजना के तहत जो है हमारी भूमि रासायनिक उर्वरक को प्रयोग करते करते हमारी भूमि का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य, वो धीरे धीरे गड़बड़ होते जा रही है और हमारा भूमि जो है लगातार दिन पर दिन बंजर होते जा रहा है। इसीलिए हम लोग रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से ज़मीन का जो हेल्थ है वो खराब होता ही होता है, लेकिन इससे मनुष्य के हेल्थ पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ती है। वायु प्रदूषण होती है। अगर जो कीटनाशक दवाई अगर जो हम लोग खेतों में छिड़काव करेंगे, रासायनिक उर्वरक का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, जिसके कारण इससे तो फर्टिलाइजेशन अच्छी हो पाती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन अच्छी होने के कारण ये काफ़ी जो है हानिकारक होती है। इसीलिए मनसुख मंडाविया ने पीएम परिणाम योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका उद्देश्य क्या चीज़ है, बता दीजिए। इसका उद्देश्य क्या चीज़ है? तो इसका उद्देश्य है कि मिट्टी की स्वास्थ्य को ठीक करना। क्या चीज़ है? मिट्टी की स्वास्थ्य को ठीक करना, स्वास्थ्य को ठीक करना या बनाए रखना, ठीक करना या बनाए रखना, कुछ भी, यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करना है। और जो हमारे बीच जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके इसको वर्जित किया जाए और इसका प्रयोग कम से कम किया जाए और इसके जगह जो है जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाए, ताकि हमारे जो है खेत की जो उर्वरकता है वो बनी रही और हमारे बीच जो हेल्थ प्रॉब्लम, हम लोगों के बीच जो मनुष्यों के बीच हेल्थ प्रॉब्लम होती है, वो हेल्थ प्रॉब्लम भी धीरे धीरे समाप्त हो। इसीलिए जो है मनसुख मंडाविया जो रासायनिक उर्वरक मंत्री हैं, इन्होंने यह योजना शुरू की है और इससे मिट्टी की हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसका मात्र उद्देश्य है जैविक उर्वरक। और देखिए प्रमुख योजनाओं की अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो योजना है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जनधन योजना,
जनधन योजना की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो जनधन योजना कब आई है? 2014 ईस्वी में आई है। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन कब आई है? तो 2014 में भी आई है। मेक इन इंडिया कब आई है? ये भी 2014। इसको आप लोगों को जो है अच्छी तरह से याद करनी होगी, क्या है कि ये जो है 1-2 एग्जाम में टपक ही जाती है। और पीएम परिणाम योजना अगर जो पूछ दे तो पीएम परिणाम योजना तो किस 2023 में आई है। और पीएम परिणाम योजना के तहत जो है यह रासायनिक उर्वरक से संबंधित है, यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। कब आई है? और जो फिलहाल जो उर्वरक मंत्री हैं वो उन्होंने मनसुख मंडाविया ने यह योजना को लाई है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन बीबी नहीं पढ़ाओ, क्योंकि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के केस में जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है ज्योति मौर्य एसडीएम बनी है, उनके पति डी कैटेगरी के उनकी जो नौकरी थी सफाई कर्मी, उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बीवी को पढ़ाए थे। उसके बाद बीबी जो है एक उच्च अधिकारी से प्रेम कर लिए और उनको छोड़ दिए। तो लड़की का दिल जो होता है ना वो पूंजीपतियों का दिल होता है, यानी कि उनका जो प्यार करने का तरीका होता है ना वो पूंजीपतियों से ही प्यार करना चाहते हैं। उनके दिल में कभी मजदूर और बेरोजगार नहीं आता है। जितना अधिक से अधिक राजकुमार कहें, अधिक से अधिक उनके दिल में सिर्फ राजकुमार आते हैं। मजदूर तो रोड पर निकलते हुए नजर आते हैं। मजदूर ने ही उनको पढ़ा, सफाई कर्मी। लेकिन वो जब एसडीएम बने तो इन पर कई तारे उस लड़की जो ज्योति मौर्य है उसको तो वो अपने पद से ख़त्म कर देनी चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, क्योंकि अपने जो पति हैं उन पर ही इन्होंने दहेज का केस लाद दिए हैं। और सोचिए अगर जो दहेज के केस लादे तो 2010 ईस्वी में शादी हुई थी और तब दहेज का अगर जो ज़बरदस्ती करते कि हमको दहेज दो, तो क्या 2023 ईस्वी में ही इनको दहेज मांगते कि दहेज का फोर्स करते और उनको पढ़ा करके एसडीएम करते? अरे जनता बुड़बक नहीं है ज्योति मौर्य जी, समझिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी 2015 ईस्वी में आई है। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर पर प्रयोग करते हैं तो 2016 में। नमामि गंगे योजना ये भी 2016 में। प्रधानमंत्री किसान योजना ये 2018 में। पीएम परिणाम योजना 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन्हें यूएनडीपी के प्रमुख नियुक्त किया गया है? कौन है जिनको यूएनडीपी को जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है? किनको जो है अब यूएनडीपी होता है क्या है चीज? यूनाइटेड, इनका फुल फॉर्म पहले जान लेंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में कौन है जो किनको चुना गया है? तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो है जुहालोंग को चुना गया है। जुहा ओलिंग को चुना गया है। जुहा ओलिंग जो है किस देश के हैं? तो यह चीन के हैं। कहाँ के हैं? चीन को। और इनको जो है यूएनडीपी के जो है उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। और इनको नियुक्त कौन किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। अभी बता दीजिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। या और किस देश के हैं? तो यह पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? यह पुर्तगाल के। इन्होंने ही इनको जो है नियुक्त किए हैं और चीन को जोहालिंग को जो है नियुक्त किए हैं, यूएनडीपी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए हैं। और अगर जो हम लोग बात नीरा टंडन के बारे में जानते हैं, जो व्हाइट हाउस है, अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है
अमेरिका का व्हाइट हाउस के प्रमुख नियुक्त किया गया है। आरती होलामैनी के हाल फिलहाल में आप लोगों को बताएं कि आरती होलामैनी कौन है। तो यह संयुक्त राष्ट्र के बाह्य कक्षा में जो पृथ्वी की जो बाह्य कक्षा है उसमें जो पृथ्वी के जो बाह्य कक्षा के अंतरिक्ष मामले के इन्होंने अध्यक्ष हैं। तो सोचे जान लीजिए कि आरती होलामैनी कौन है। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष के अध्यक्ष हैं। रवि सिन्हा के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रवि सिन्हा कौन है। तो इन्होंने रा के अध्यक्ष हैं। क्या चीज? रा के अध्यक्ष हैं। आप सोच रहे होंगे कि रा होता क्या चीज है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष बने हैं कौन? रवि सिन्हा। तो टोटल देख लीजिए, एकदम एक नाम को हम लोग याद रखेंगे ताकि करंट अफेयर्स में जो है एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सबसे पहले जानेंगे कि महिला कबड्डी 2023 कहाँ, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। महिला कबड्डी 2023 जो हुई है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है दुबई में किया गया है। कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन जो है दुबई में किया गया है, दुबई में किया गया है इसका आयोजन। और इसके विजेता कौन है? तो इसकी विजेता जो है उमा कोलकाता है। कौन है? उमा कोलकाता जो है इसकी विजेता है। महिला कबड्डी लीग यानी कि इसको VVI लगा दीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स का जब स्पोर्ट्स कोटा से जब आती है तो बहुत कम ही लोग, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं कुछ भुला ही जाते हैं। तो महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीते हैं? तो उमा कोलकाता जीते हैं। महिला वाला कौन जीते हैं? उमा कोलकाता। और उप विजेता कौन रहे थे इसमें? उप विजेता कौन रहे थे? पंजाब पैंथर्स जो थे इनकी उप विजेता थे। और विजेता टीम को कितना रुपया दिया जाता है? तो कितना रुपया दिया जाता है विजेता टीम को जो है टोटल कितना रुपया दिया जाता है? तो 1 करोड़ का इनामी राशि दिया जाता है। कितना? 1 करोड़ रुपया का इनाम राशि दिया जाता है। तो महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जो कहाँ इसका आयोजन, ये भी पूछ सकती है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन जो है इसका आयोजन दुबई में किया गया है। कहाँ? दुबई में किया गया है। और दुबई के कहाँ? शबाब कहाँ हुआ है इसका आयोजन? कहाँ किया गया? शहबाब अल अहदी में जो है दुबई के शबाब अल अहदी जो है राष्ट्रीय स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया है। और विजेता टीम उमा कोलकाता है, उप विजेता पंजाब पैंथर्स। और विजेता टीम को जो है 1 करोड़ रुपया का इनामी राशि दिया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का कौन सा बैंक मूल्यवान बैंक बन गया है? तो मूल्यवान बैंक मतलब कि यानी कि धन के मामले में सबसे अधिक वाले बैंक कौन बन गए हैं? तो धन के मामले में जो है सबसे अधिक, अगर जो भारत की मैं पर्सनल बात कर लेता हूँ तो भारत में HDFC बैंक जो है भारत के सबसे मूल्यवान बैंकों में से एक बन गए हैं। मूल्यवान बैंकों में से एक बन गए हैं, भारत का मूल्यवान बैंकों में से एक बन गए हैं यह। और प्रथम नंबर पर यह भारत में है HDFC बैंक, क्योंकि HDFC लिमिटेड प्लस HDFC बैंक को जो है बैंक को दोनों को विलय कर दिया गया है। क्या चीज़? विलय कर दिया गया है, जिसके कारण पूंजी के मामले में क्या चीज़? पूंजी के मामले में जो है पूंजी
पूंजी के मामले में जो है भारत में यह जो है नंबर 1 पर आ गया है। अगर जो मैं बात कर लेता हूँ दुनिया का ये केमा नंबर पर है, तो दुनिया का यह जो है दुनिया का चौथा नंबर पर है, भारत का पहला नंबर पर है। अगर जो मैं बात कर लेता हूँ कि दुनिया का HDFC बैंक जो है चौथा नंबर पर है, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ प्रथम नंबर पर कौन है बैंक, प्रथम नंबर पर, तो प्रथम नंबर पर अमेरिका का जो बैंक है, अमेरिका का JP मोर्गन बैंक है। कौन बैंक है? JP मोर्गन बैंक है जो नंबर 1 पर है। और भारत का जो HDFC बैंक है वो प्रथम नंबर पर है, दुनिया में चौथा नंबर पर है। अब बता दीजिए HDFC बैंक जो है, HDFC बैंक इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना इसकी कब हुई है? तो HDFC बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई है। इसका मुख्यालय की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो HDFC बैंक की मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसकी? तो मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कौन है? शशिधर जगदीश जो है इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी वर्तमान में। तो ये भी आपको याद रखनी होगी कि HDFC बैंक क्यों इसको याद रखना है, क्योंकि सभी लोग जो है इसमें जो नहीं पढ़े हैं वो नॉर्मल जो है तो SBI बैंक मार देंगे, लेकिन क्योंकि SBI बैंक जो आप जानते हैं कि सबसे जो महंगी बैंक है, लेकिन भारत का कौन सा बैंक मूल्यवान बैंक बन गया है? तो HDFC बैंक। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकती है HDFC बैंक में किसका विलय हुआ है? तो HDFC लिमिटेड का जो है विलय हो गया है और मूल्यवान बैंकों में भारत में प्रथम नंबर पर है। दुनिया के अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो दुनिया में यह चौथा नंबर पर है। दुनिया में कितना नंबर पर है? चौथा नंबर पर। और दुनिया में सबसे प्रथम नंबर पर अमेरिका है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई है। और अगर जो मैं HDFC बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर लेता हूं तो शशिधर जगदीश जो है इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इसको आप लोग को बढ़िया से याद रखनी होगी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और बिहार पुलिस का भी जो ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस चल रही है उसका भी सेट डिस्कशन चल रही है, प्रैक्टिस नहीं सॉरी सेट डिस्कशन चल रही है। तो सेट डिस्कशन भी आप लोगों को बढ़िया तरीका से कराना है और ताकि जो है कोई भी दिक्कत आगे चलकर नहीं होनी चाहिए। और बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है, फॉर्म भरा रही है। 21,391 जो पद है उस पर जो है फॉर्म भरा रही है। आप लोगों को फॉर्म भरने के साथ साथ अगर जो कहीं ऑफलाइन बैच कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनलाइन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ऑनलाइन सेट डिस्कशन भी रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर और टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद जो है बिहार पुलिस की बैच अभी तो फॉर्म ही भरा रही है, इसका एग्ज़ाम होने में समय लगेगा। तो तब तक हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस भी कर लेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है यह पहुंच सके। और तो आप लोग करेंट अफेयर्स फिर वही ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि करेंट अफेयर्स से ही आप लोग बिहार पुलिस में किसी बच्चों को पछाड़ सकते हैं। अगर जो करेंट अफेयर्स आपको कमज़ोर है तो आप पछाड़ने की कल्पना ना करें, क्योंकि सभी जो है फाउंडेशन बैच कर रहे हैं। ऑफलाइन में भी जो चल रही है बिहार पुलिस का, जिनको भी ज्वाइन करना है ऑफलाइन वो भी ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में किस सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो वन टैप यानी कि जितनी भी अभी अभियान चल रही है नेम चेंजिंग की अगर जो बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नेम चेंजिंग और जितना भी योजना निकाली जा रही है सब ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। कुछ हुआ ढा दो इसको, यानी कि जैसे कि अब उनको है रोड पर मस्जिद है, मुस्लिम नामों को चेंज करनी है तो योगी आदित्यनाथ है अकेले। हम तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ से अगर जो मेरी भी बात पहुंच जाए तो कि जम्मू कश्मीर के जो नाम है उसको श्री राम रख दिया जाए, ताकि पाकिस्तान वाला कभी न कहे कि श्री राम हमर है। राम भगवान के तो नाम नहीं लेते हैं पाकिस्तान वाले लोग, तो वो कभी कहेंगे श्री राम हमर। तो मोदी जी अगर जो योगी जी के बस चले तो श्री राम
ही जम्मू कश्मीर के नाम रख दिया जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है वन टाइप वन ट्री जो वन है, और इसका जो वन से जितना भी रिलेटेड है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, वन आइडेंटिटी, यानी कि वन से जितना भी रिलेटेड होगी उत्तर प्रदेश। फिर देख लीजिए, वन टैप वन ट्री, वन टैप वन ट्री अभियान कहाँ से? उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश। वन फैमिली वन आइडेंटिटी, उत्तर प्रदेश। लेकिन आप जान लीजिएगा एक और, अभी जो हम लोग G20 का जो सम्मेलन 2023 में चल रहा था, वो कहाँ चल रहा था? तो भारत में चल रहा था। लेकिन इसका थीम क्या था? G20 का जो थीम था, उसका थीम क्या था? वन हेल्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या चीज? वन हेल्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन फ्यूचर। यानी कि G20 की अगर जो बात कर लेते हैं, इसलिए मैं G20 की अभी चर्चा किया हूं, क्योंकि वन से मैं बताया कि वन से जितने भी रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से है। लेकिन G20 का जो थीम है, वन हेल्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो थीम है, वो G20 को आपको याद रखनी होगी। 3 गो है, देख लीजिए, वन हेल्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, 3 गो है, तो यह जो G20 की हो जाएगी। बाकी दूसरा से वन टैप वन ट्री, 2 गो है, तो उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश। वन फैमिली वन आइडेंटिटी, कहाँ? उत्तर प्रदेश। और जो है ये वन टैप वन ट्री, इसका उद्देश्य की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या चीज है? तो इसका उद्देश्य यानी गांव के सभी जगह पर, क्या चीज? सभी जगह पर, इसका उद्देश्य भी पूछ सकता है, सभी जगह पर जल की व्यवस्था कराई जाए। क्या चीज? पीने का जल की व्यवस्था कराई जाए। पीने का जल उपलब्ध कराया जाए। लिख लीजिए, उपलब्ध कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए। और उपलब्ध, और क्या चीज इसका थीम है? और इसका थीम है अधिक से अधिक, क्या चीज? अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। क्या चीज? अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, अधिक से अधिक जो है इसका पेड़ लगाया जाए, इसका थीम है। तो इसको आप लोग को बढ़िया से देखनी होगी, क्योंकि जो है इसका अगर जो क्वेश्चन हार्ड आपकी शिफ्ट पकड़ा गई, तो इसका मतलब कि उद्देश्य पूछ सकता है, थीम पूछ सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन को तो उद्देश्य थीम हम लोग साथ साथ करते चलेंगे, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाल ही में किस सरकार ने वन टैप वन ट्री कहाँ शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश के लाडली बहन लाडली लक्ष्मी योजना जो है, इस वन उत्तर प्रदेश की योजना है। और बिहार पुलिस के हर घर गंगा का जल जो है, गंगा जल हर घर पहुंचनी चाहिए, वो बिहार सरकार के है। तो इसका उद्देश्य क्या? यानी कि गांव के कोई भी ऐसा गांव नहीं बचना चाहिए जहां जल का उपलब्ध नहीं, यानी पीने का जल उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि जो टंकी की व्यवस्था जो करवाई जा रही है, उसमें उत्तर प्रदेश का यह मुख्य, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। और अधिक से अधिक जो है पेड़ पौधे लगाया जाए, यह उत्तर प्रदेश शुरू किए हैं। और हाल फिलहाल में एक फेमस जो है योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लाई है, मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना में क्या बात थी? मातृभूमि योजना में यानी कि कोई भी मजदूर उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों में काम करने नहीं जाएगा। दूसरे राज्य में जो जाते हैं वह अपने राज्य में ही काम करेंगे, ताकि जो है अपने राज्य का विकास अधिक से अधिक हो सके। क्योंकि ज़्यादातर अगर जो मजदूर के हम लोग बात कर लेते हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में ही होती है।
तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मजदूरों को जो है अपने घरों में काम करनी चाहिए, क्योंकि जानते हैं हर जगह गाली, इनको कम सस्ते मजदूर कहलाते हैं बिहार यूपी के, लेकिन हर जगह इनको गालियां सुननी पड़ती है। इसीलिए जो है इस थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो सरकार है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये सब योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक को हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अतुल कुमार राय को। अतुल कुमार राय को क्या चीज मिला है? हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला है? अतुल कुमार राय को मिला है। अतुल, और किन पुस्तक के लिए मिला है? चांदपुर का चांद, चांदपुर का चांद, चांदपुर का चांद के लिए जो है इनको जो है क्या चीज मिला था, क्या चीज मिला है? तो इनको जो है हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार। और कितने भाषा में दिया जाता है साहित्य अकादमी का पुरस्कार? यह जो है टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। कितने भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में। और कौन कौन सा, यानी 8वीं अनुसूची की अगर जो बात कर लेते हैं तो 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषा ऐड की गई थी? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को ऐड किया गया था। कितने भाषा को ऐड किया गया था? तो टोटल 22 भाषा को ऐड किया गया था। और 2 भाषा किसको किसको बढ़ाया गया है? तो इंग्लिश को बढ़ाया गया है, इंग्लिश में दिया जाता है, और जो है राजस्थानी में दिया जाता है। राजस्थानी भाषा में जो है यह साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। शिव शंकरी के नाम सुने होंगे, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान किन्हें मिला है? सम्मान, सरस्वती सम्मान किसे? शिव शंकरी। किस पुस्तक के लिए? सूर्यवंशम, 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 सूर्यवंशम के लिए जो है सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया था। इसको भी आप याद रखने, अनुसूची टोटल आप जानते हैं, अनुसूची नहीं जानते हैं तो बिहार पुलिस के जो सेट प्रैक्टिस है उसमें बताए हैं, ऐसे भी वीडियो पड़ा हुआ है, डिटेल से भी देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, जो इच्छा है वो, ताकि एक बार अपडेट हो जाए माइंड में। तो पीछे वाला भी वीडियो देखते रहें ताकि उसमें बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई गई है? किस राज्य में? यानी कि सीएनजी से पहले तो कोयला से चलती थी ब्लैक ब्यूटी, उसके बाद बिजली से चलने वाली आई, फिर मेट्रो आई, फिर उसके बाद पेट्रोल से चलने वाली आई, मेट्रो आई, बिजली से चलने वाली आई, उसके बाद जो है गैसों से चलने वाली हाइड्रोजन कहते हैं, फिर उसके बाद सीएनजी गैस से चलने वाली आई, फिर उसके बाद जो है अब हाइड्रोजन से जो है चलने वाली ट्रेन कि भारत के किस राज्य में पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन बन गई है? तो हरियाणा राज्य जो है पहली बार जो है ट्रेन हाइड्रोजन से चलने वाली जो है बन गई है, हरियाणा राज्य। और पश्चिम बंगाल के अगर जो बात कर लेते हैं तो अंडर वाटर ट्रेन, अंडर वाटर ट्रेन, अंडर वाटर ट्रेन यानी कि पानी के अंदर ही ट्रेन चलेगी, अंडर वाटर ट्रेन जो है कहाँ? और मैं बात कर लेता हूँ, और सीएनजी क्या चीज़ है मैं बात कर लेता हूँ, और हाइड्रोजन बस भी चली है। हाइड्रोजन बस सबसे पहले कब चली थी ये बता दीजिए आप लोग। हाइड्रोजन बस तो सबसे पहले जो है कहाँ चली है? पुणे में चली है, पुणे महाराष्ट्र में है। सबसे पहले हाइड्रोजन बस चली है कहाँ? पुणे में। और ट्रेन तो चली है सबसे पहले कहाँ जो चली है? हरियाणा में चली है। तो महाराष्ट्र के पुणे में हाइड्रोजन बस सबसे पहले चली है। अगर ट्रेन की बात कर लेते हैं तो हरियाणा में सबसे पहले चली है, महाराष्ट्र पुणे में हाइड्रोजन बस, ट्रेन हरियाणा। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर जो एसएससी की एग्जाम देते हैं भाई तो ये कहीं से भी उठा के पटक सकती है। तो अच्छा से करेंट अफेयर्स को भी ध्यान देना है, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी, यानी लुसाने में जो डायमंड लीग चल रही है उसमें किस भारतीय खिलाड़ी ने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? तो नीरज चोपड़ा। कौन जीते हैं? नीरज चोपड़ा। और डायमंड लीग जीतने वाले नीरज चोपड़ा जो है, डायमंड लीग जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहली बार नहीं है, जबकि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग यह दूसरा बार जीते हैं। दूसरी बार जो है
दूसरी बार जो है नीरज चोपड़ा डायमंड लीग जीते हैं। और डायमंड, ये जो लुसाने में जो डायमंड लीग 2023 में चल रही है, उसमें नीरज चोपड़ा अपने किससे संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो या भाला फेंक भी कह सकते हैं हम लोग। क्या चीज? भाला फेंक या जेवलिन थ्रो, भाला फेंक या जेवलिन थ्रो, इससे संबंधित है। डायमंड लीग में इन्होंने 87.66 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने डायमंड लीग में अपना प्रथम स्थान जो है हासिल किए हैं। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर जो दुनिया का नंबर 1 अगर जो खिलाड़ी के लिस्ट में शामिल किया गया है जेवलिन थ्रो में, तो नीरज चोपड़ा जो है दुनिया के नंबर 1 जो है जेवलिन थ्रोअर बन चुके हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और जो है डेली हम लोग करेंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आपसे कब मिलते हैं? कल मिलते हैं। और मैं बात कर लेता हूं कि बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस भी चल रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रही है। तो हमारे जो ये जो चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उसी पर आपको मिलेगी। और जितना भी सम्मान भी पढ़ना है, तो सम्मान जब मिलती है तो टोटल एक वीडियो बना देते हैं, अनुसूची फुल डिस्कशन के साथ चलिए। तो आप लोग भी इसके साथ जो है ज़बरदस्त मेहनत करते रहें। धन्यवाद।